नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज आप एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ हमारी बातचीत तो देखते ही हैं। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती जी, और आज बातचीत का मुद्दा है कि तेजस्वी यादव अब कार्यकर्ता आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा समस्तीपुर से शुरू होगी और 10 सितंबर से शुरू होने जा रही है। तेजस्वी यादव इसके पहले भी कई यात्राएं कर चुके हैं। हम आपको ये बताते चले कि जन विश्वास यात्रा, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, ये एनडीए भगाओ, बेटी बचाओ साइकिल यात्रा, ऐसी अनेक यात्राएं तेजस्वी यादव कर चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की यात्राएं बीच में ही छूट जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं। इसके पहले चिराग पासवान ने एक यात्रा शुरू की थी लोकसभा चुनाव से पहले, जिसका नाम था जन संवाद यात्रा। उस जन संवाद यात्रा का बहुत लाभ चिराग पासवान को मिला और उन्होंने जो कुछ चाहा वो सब कुछ मिला, और अपने 5 सांसदों के साथ इस समय वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो क्या तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाल रहे हैं उसका लाभ उनको मिलने वाला है? 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव उसके पहले की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा से तेजस्वी यादव को क्या लाभ होने वाला है और तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती जी। आपका बहुत स्वागत है धन्यवाद बिहार के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि तेजस्वी यादव जो 10 सितंबर से कार्यकर्ता आभार यात्रा निकाल रहे हैं, आपको क्या लगता है इस यात्रा का क्या मतलब है और इससे उनको क्या लाभ होगा? नहीं, पहले तो रविरंजन जी, मैं आपने जो कहा कि इनका कार्यकर्ता आभार यात्रा ये शुरू हो रही है, आभार किस बात का? बहुत कुछ तो जनता ने दिया नहीं है कार्यकर्ता ने, बहुत उत्साहित होकर के इनके गले में माला तो पहना नहीं दी जीत की। मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव अभी सामने, देखिए हर कोई राजनेता स्वतंत्र होता है जनता से संपर्क करने का, और जनता से संपर्क करना, जनता से संवाद करना, जनता के बीच अपनी जड़ें मजबूत करना ही उसकी पूंजी है। और उनके लिए एक बैठे बिठाए कोई यात्रा शुरू कर देना बड़ा सहज ही काम होता है, वो उसमें बहुत कुछ करना नहीं होता उनको। तो आप देखते होंगे कि हर वो जब पहले के ज़माने से भी चंद्रशेखर वगैरह भी यात्राएं करने के लिए खूब मशहूर थे। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी यात्राएं भी बड़ी विकास यात्रा, हाँ, यात्रा, बहुत सारी यात्रा, पता नहीं क्या कितनी यात्राएं निकाल चुका है। तो अब तेजस्वी यादव राजनीति में पदार्पण कुछ 1 साल पहले इन्होंने किया। अब ये अच्छी बात है कि वो उनकी विरासत बड़ी मजबूत है। लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के पुत्र हैं, विरासत तो औरों के भी मजबूत है, लेकिन अब वो विरासत की जो थाती है उसको एक अमली जामा पहनाने में वो जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। खास वो बार बार चाहते हैं कि जनता में उनकी जड़ें मजबूत हो जाए। लेकिन आप एक बात गौर करिए कि जो आपने सवाल पूछा कि कितना सफल, कितना मकसद इनका कामयाब हो पाएगा, तो वो तो सही है कि जनता ही आधार होती है, और मूल्यांकन कोई अगर किसी भी यात्रा का या किसी भी नेता के वजूद का मूल्यांकन का आधार अगर होता है तो वो मतदान और चुनाव में ही होता है, परीक्षण। तो चुनाव में परीक्षण तो हुआ, लोकसभा चुनाव सामने गुजरे हैं अभी, और उसके बाद भी एक रुपौली का उपचुनाव हुआ। वो फिर से उन सब की पटकथा लिखी जा चुकी है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि इनको आभार देने की यात्रा के लिए यात्रा निकालनी पड़ रही हो। लेकिन अब ये तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव की, इसलिए यात्रा कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है। अच्छा, ये कार्यकर्ता आभार यात्रा है, इसका माने कि वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, और ये पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जिस जिले में जाएंगे वहीं के केवल कार्यकर्ता हो, बाहरी जिलों के कार्यकर्ता वहां पर नहीं आए। इसका माने कि खास तौर पर कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं। देखिए ऐसा है रविरंजन जी कि इनकी जो यात्रा का अब तक खाका खींचा गया है, जो अभी तक जो ब्यौरा उपलब्ध हो पाया है, ये 10 सितंबर को निकलेंगे, और ये विधानसभा वाइज क्षेत्रों में अपने उन लोगों से, कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों कार्यकर्ताओं की जरूरत हो? टिकट बंटवारे में कहीं कुछ सेटिंग करने के लिए भी ये ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए
वो लोगों से संपर्क साधने चले हैं। हो सकता है कि संपर्क जिनसे नहीं हो उन लोगों से संपर्क बनाना जरूरी हो, तो बहुत सारे मकसद हो सकते हैं। लेकिन जो आप ये लगेगा कि मैंने कौन लोग उनकी पार्टी में आ रहे हैं, हाँ, बैठक में आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे नहीं आ रहे, ये चिन्हित करेंगे। उसके बाद किनको टिकट देना है, किनको नहीं देना है, ये इन बिंदुओं पर चर्चा हो, इन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं, रिहर्सल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो आंकड़ा इनका उपलब्ध हुआ है कि वो 8 सभाएं करेंगे इस दौरान, और वो कुल 8 रैलियां करेंगे, फिर विधानसभा वार ये करेंगे। तो ये आखिरी सभा इनकी होगी, जो रैली होगी वो मुजफ्फरपुर में होगी, मधुबनी में करेंगे, इस तरह से समस्तीपुर और आसपास के ज़िलों में करेंगे, ये दरभंगा में करेंगे। तो ये विधानसभा क्षेत्रों में घूम करके टटोलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच से तलाशेंगे कि किसे टिकट देना चाहिए, कहाँ से, और किसे नहीं देना चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है। लेकिन नाम से अगर देखें, ये आभार जताने जा रहे हैं कार्यकर्ताओं, नाम तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ देना पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि इनकी पार्टी कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के नेताओं पर, कई विधायकों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। मैंने तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने भीतरघात किया है और सब पे कार्रवाई होगी, उसके लिए वो तैयार रहे। कई लोगों पर कार्रवाई हुई भी। तो क्या ये कैसा आभार जताने जा रहे हैं कि मैंने तो उन पे कार्रवाई भी? नहीं, कार्रवाई तो देखिए एक दिखावा भी होती है, और बहुत सारी जो हलक दिखाने के लिए कार्रवाई करने की बात कह दी जाती है। कुछ हद तक सही है, कुछ लोगों पर कार्रवाई होती भी है, चाबुक चलती भी है, लेकिन असल में जड़ें मजबूत करने की तैयारी है विधानसभा चुनाव की, और ये पड़ताल करने निकलेंगे। अगर सच पूछा जाए तो यही है कि हम किन्हें चिन्हित करें, किसे हमें योग्य रूप से उम्मीदवार बनाना चाहिए, और उसकी योग्यता के साथ साथ और भी चीज़ें मायने रखती हैं। आजकल तो धनबल का ज़माना है, और जनबल के साथ साथ वो बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब कैसे मंथन करते हैं, लेकिन ये अब आभार यात्रा अगर कर रहे हैं तो आभार किस बात का, ये जब यात्रा शुरू हो जाए तो पता चलेगा। तो पता चलेगा। हम अपने दर्शकों को ये बताते चले कि इसके पहले तेजस्वी यादव ने 2024 में बेरोजगारी हटाओ यात्रा, 2020 में बेरोजगारी हटाओ यात्रा शुरू की थी। उसके बाद उनकी सरकार बनी। इन्हीं यात्राओं में उन्होंने ये ऐलान किया था कि जैसे सरकार बनेगी 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर तेजस्वी यादव के सामने ये है कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सरकार बनने के बाद शिक्षकों की बड़ी बहाली हुई, नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हुई, ये इनके दबाव में शुरू हुई। हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो हमारी योजना थी और हम ही ने नौकरी दी है। तेजस्वी यादव के काउंटर में नीतीश कुमार ने अनेक बार ये कहा कि नौकरी मतलब नीतीश कुमार। तो अब ये बातचीत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको ये बताते चले कि जुलाई 2018 में इन्होंने एनडीए हटाओ और बेटी बचाओ ये यात्रा शुरू की थी। अक्टूबर 2018 में उन्होंने संविधान बचाओ न्याय यात्रा की थी, और अब ये आभार यात्रा। और ये आपको ये बताते चले कि ये सभी यात्राएं बीच में ही छोड़ देनी पड़ी थी उनको, बीच में किन्हीं कारणों से ये यात्रा पूरी नहीं हो सकी। तो अब ये यात्रा जो है वो कितनी सफल हो पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। पर क्या वो पब्लिक से इंटरेक्शन करेंगे, क्या जनसभाएं होंगी? जनसभाओं में जब तक लोगों से वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलने का मतलब कि वो केवल चुनाव की तैयारी हो रही है, मैंने संगठन की तैयारी हो रही है। बिल्कुल वैसा ही लगता है कि कार्यकर्ताओं से मिलना, बहुत चिन्हित और चुनिंदा लोगों से मिलने की तैयारी। तभी तो आप बहुत आम सभा नहीं कर रहे हैं, हर जगह नहीं जा रहे हैं, क्षेत्रवार अब एक पॉकेट में जाना, और चिन्हित क्षेत्रों में आपकी सभाएं निर्धारित की गई हैं अब 10 दिनों के लिए, फिर आगे का पता नहीं है। तो वो उससे लग रहा है कि सारा खाका ये कर लिया है कि उस पॉकेट में हमारी जड़ें कुछ कम हैं, मजबूत करनी ज़्यादा आवश्यक हैं। संभव है कि पार्टी इस स्तर पे सोच करके और तब निर्धारण कर रही हो कि आगे फिर देखेंगे कि और कहाँ कहाँ जाने की आवश्यकता है, मंथन करेंगे
और पता लगाएंगे कि किन क्षेत्रों में हमें अपने आधार को मजबूत करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो शायद वो आगे का कार्यक्रम बिहार निर्धारित करें। में जिन लोगों को यात्राओं से बहुत लाभ हुआ उसमें नीतीश कुमार उन्होंने विकास यात्रा निकाली और ऐसी अनेक यात्राएं निकाली। जब भी वो पब्लिक के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो उनका उसको लाभ मिलता है। इसके पहले चिराग पासवान ने अपनी यात्रा निकाली लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, संवाद यात्रा, और संवाद यात्रा में लोगों से संवाद किया। वो रोड शो करते हैं, खुली जीप में निकल जाते हैं, उनके साथ सैकड़ों हजारों लोग निकल जाते हैं, फिर लोगों से बातचीत करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी एक छवि बनाई, लोगों के बीच में अपने आप को दिखाया और उसका एक बड़ा लाभ लोकसभा चुनाव में उनको मिला। लेकिन तेजस्वी यादव कभी पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अभी हाल के दिनों में, कल तो वो धरने पर बैठे थे, वो भी अपनी पार्टी का कार्यालय में, और उस समय भी वो सो रहे थे। जो तस्वीरें दिख रही थी वो धरना पर बैठे लेकिन सो रहे थे। पब्लिक मीटिंग में लोगों से मिलना जुलना, जब वहाँ पर उनके परम मित्र जो है मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या हुई, वहाँ वो नहीं गए। विधानसभा का सत्र चल रहा था, वहाँ नहीं गए। और बिहार बंद का, भारत बंद का आयोजन किया था, वहाँ पे नहीं गए। जी हाँ। तो ऐसे अनेक जगहों पर जहाँ उनकी जरूरत होती है वो नहीं जाते हैं। हाँ। तो इस यात्रा का क्या फिर मतलब? देखिए रवि रंजन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और उस सवाल का मकसद जनता को ये जानने की आवश्यकता है कि वाकई किसी भी यात्री जो राजनीतिक हस्ती है, उसकी कोई यात्रा शुरू होती है तो उसकी सफलता किन बातों पर निर्भर करती है। जैसे तेजस्वी यादव का कंपेयर आपने थोड़े समय के लिए चिराग पासवान से किया। चिराग पासवान के साथ भी वैसा ही है जैसा तेजस्वी यादव के साथ है। मैं एक बात में देख रहा हूँ, साम्यता है दोनों में। उनके पिता की विरासत उन्होंने संभाली है, तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता की विरासत संभाली है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन अब दोनों के जनाधार में फर्क है, दोनों के राजनीतिक कार्यशैली में फर्क है, और दोनों की चित्त स्थिरता में फर्क है कि हम राजनीति कर रहे हैं तो हमारा चित्त कितना चंचल है और कितना हम कंसंट्रेट, कितनी ऊर्जा हम लगा रहे हैं उस क्षेत्र में, इस पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की थोड़ी साम्यता हो सकती है। वो भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाते हैं। जिस काम में हम लगे हैं उसमें हम पूरी ऊर्जा, पूरी तन्मयता और पूरी एकाग्रता के साथ लगें, ये एक साधक का काम होता है, और राजनीति भी एक साधना है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से तेजस्वी यादव चिराग पासवान के वनिस्पत फीके पड़ जाते हैं। विरासत साम्य है, विरासत में साम्यता है, दोनों में बराबरी है। लेकिन जब वोटों का देखिए कि एक कन्फिगरेशन चिराग पासवान के साथ जो है, वो एक ऐसा वर्ग है जो बिल्कुल न्यून कहा जा सकता है, मतलब निम्न जातियों का। उनमें कहीं ज़्यादा आक्रामकता है कि हमें जुझारूपन के साथ ही ले लेना है, सत्ता को हड़प लेना है। इनके साथ जो वोट बैंक है वो एक ऐसा मिडिल क्लास है वर्ग, जो कि उसके एक बड़े रैयत नुमा उसकी जिंदगी हो गई है, ठाट बाट हो गई है। उससे एक प्रतिशोध की भावना भी दूसरी जातियों में है। तो इनमें एक ठसक आ गई है कि हमारे साथ तो वो है, उनके साथ वो ठसक नहीं दिखती है। और दूसरा जो मुझे दिखता है वो सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है कि आपकी गंभीरता कितनी है, आपकी राजनीतिक तीव्रता कितनी है उस क्षेत्र में जिसमें आप लगना चाह रहे हैं, ये इसका असर होता है। और एक और यात्रा चल रही है, वो है जन स्वराज यात्रा। और वो प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं, और अब तो वो पार्टी बनाकर चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के, मुस्लिम नेताओं की एक बड़ी सम्मेलन, उन्होंने बड़ा सम्मेलन किया है। इसको लेकर राजद में ज़्यादा बेचैनी है। राजद में बेचैनी इसलिए कि राजद के जो काम करने की शैली है उस पर सीधा वो प्रहार हो रहा है, और भी राजनीतिक दलों पर ये हमला है। अब थोड़ा सा जब ने जनसुराज की आपने बात की, प्रशांत किशोर की, तो उसको भी मैं इससे कंपेयर करके देखूं तो प्रशांत किशोर की क्या पूंजी है। वो तो एक
क्या राजनीतिक विश्लेषक हैं, हाँ विश्लेषक है, चुनावी रणनीतिकार, चुनाव रणनीतिकार, हाँ वो चुनावी रणनीतिकार हैं, लेकिन उनके पास कोई पूंजी तो ऐसी थी नहीं कि वो राजनीतिक का एक खड़ा कर लें, नहीं है कोई ऐसा उनका नहीं। तो उनकी सिर्फ यात्रा ही उनकी पूंजी है जिससे उन्होंने जनता से अपना सरोकार गढ़ लिया है। तो तेजस्वी यादव के पास भी वही ऑप्शन था, वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनकी सफलता नहीं हासिल हुई। तो अब आगे कितनी सफलता हासिल कर पाएंगे ये तो संशय भरा सवाल है, देखना पड़ेगा कि कितनी गंभीरता से इस बार उतरते हैं मैदान में। तो तेजस्वी यादव की राह में रोड़े क्या है, आपको क्या लगता है? उनकी यात्रा शुरू होगी कि बीच में ही खत्म हो जाएगी कि क्या होगा, ये तो देखना होगा। लेकिन जो यात्रा निकाल रहे हो, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी राह में रोड़े क्या है? 2025 में उनकी ताजपोशी हो पाएगी? आपको लोग तो तैयारी उसी की? देखिए, यात्रा निकाल देने से कोई ताजपोशी हो जाए तो कोई भी यात्रा निकाल करके और ताजपोशी हो जाती भाई, बहुत बड़ी सामने हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जन विश्वास यात्रा निकाले थे अभी, जब नीतीश कुमार से दामन छूटा तो विधानसभा में जो उनका भाषण था, लगा था इतना पैनापन, इतनी धार, सब कुछ। लेकिन जनता में जब गए, जनता से संपर्क करते करते लगता है कि टाइम फिर पटना लौटते लौटते चीज वहीं रह गई, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो लोकसभा में प्रदर्शित हो सके, कि बहुत कुछ आपने बाजी मार ली। जनता अगर विश्वास आप पर करती तो रिटर्न मिल जाता सामने। रिटर्न मिला, कितने मिले, कितनी संख्या बल, वो आप उसका वो एक नज़ीर है, वो उदाहरण है। तो आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर तो इसी में निहित है कि भाई अब क्या कर पाएंगे वो आगे, कितना। तेजस्वी यादव के पास मुद्दे क्या हैं? कल की सभा में जब वो बेरोजगारी उस पर कल के जो उस पर बैठे थे धरने पर, उन्होंने बेरोजगारी के सवाल को दूसरे तीसरे स्थान पर रखा। उन्होंने अच्छा, वो नीतीश कुमार पर ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर लगातार वो अटैक कर रहे हैं। उनके पास मुद्दे कि ये संविधान को बचाना है, वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की समस्या भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी पर अटैकिंग है। लेकिन जन स्वराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर बेरोजगारी के सवाल को एक नंबर पर रखते हैं। वो कहते हैं पलायन को रोकेंगे, वो कहते हैं लोगों के लिए रोजगार यहीं पर खड़ा करेंगे। वो जनता से जुड़े सवालों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के पास कुछ नेशनल मुद्दे हैं, लग रहा है कि वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो अपने आप सही फरमाया आपने, और उसमें मैं समझ गया। मुझे इस पे वाकई जनता, जो आपके दर्शक हैं, वो जानना क्या चाहते हैं। तेजस्वी यादव जो पिछले लोकसभा चुनावों में जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया चुनाव प्रचार के नाम पर विपक्षी गठबंधन ने, संविधान खत्म हो जाएगा, खत्म कर देंगे, ये आरक्षण खा जाएगी, एनडीए भाजपा वो दंगा फैला, मुस्लिम हिंदू कर रही है, ये रटे रखा है। जाति गणना तो हो चुकी और नीतीश कुमार ने करवा दिया, उन्होंने आरक्षण भी दे दिया। फिर आप उसमें क्या करने? अब ये करें सुप्रीम भाई, कोई भी अदालत, ये किसी भी सामान्य व्यक्ति के दिमाग के सोचने की बात है कि कोई भी जब अदालत किसी मुद्दे पर विचार करती है तो उस पे अदालत के विचाराधीन माना जाता है, उस पर कोई निर्णय, कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। अब आप कहे जाना नहीं, दिलवाई दो, कहाँ से दे दूँ? तो फिर क्या कह रहे हैं भी, सरकार बदल दे, सरकार को चाहिए कि वो संविधान में बदलाव करे और इस ऐसे अनुरूप में वो कर दे, आरक्षण के अनुरूप। तो एक तो वो सरकार खराब भी है जिसको आप हटाने चले हैं, एनडीए को हटाओ, एनडीए को जाति फैला रही है, एनडीए दंगा फैला रही है, एनडीए वो कर रहा है, वो कर रहा है। उनके बीच में एक तर्क तो यही है कि एनडीए की सरकार पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम कर रही है, उन्माद फैला रही है। तो फिर उसी सरकार से आप अपेक्षा क्यों रख रहे हैं कि वो आपके जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था पूरी की पूरी मुकम्मल कर दे? उसको तो नहीं करना चाहिए। दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि आपके पास मुद्दे अगर होते तो जनता उस हिसाब से आपको गले लगा लेती। मुद्दे वही घिसे पीटे हैं जो जनता को नहीं आकर्षित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास मुद्दे जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, लोगों को एकदम अप्रोच कर रहे हैं, लोग आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए उनके पास जनबल जा रहा है और आपका जनबल टूट रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने आप को नेता तो साबित किया पिछले बार चुनाव में। अच्छा, जब सरकार टूटी तो विधानसभा में उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया तो चित कर दिया नीतीश कुमार को। बिल्कुल।
और तेजस्वी यादव के भीतर एक तेज है, वो हाँ, पब्लिक के बीच जब बातें करते हैं तो उनको लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो पब्लिक के बीच जाते क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल। अब ये तो शायद वही बता पाएंगे कि उनके मन में कहीं अवरोध पैदा होता है किसी कारण से, या फिर वो कहीं कुछ ठसक है कि नहीं हम तो कर लेंगे और इस ऐसे आराम पसंद हैं, कोई बात तो होगी। अवरोध की वजह उनके भीतर है, इसका खुलासा वो कर सकते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है वो ये दिखता है कि उनकी ऊर्जा सतत रूप से एकाग्र होकर के नहीं लग पाती है। अच्छा। और जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं पछतावा उठाना पड़ता है, या फिर लगता है कि ये चीज हम हासिल कर लेते वो नहीं हासिल अच्छा, कर वो पाते। कंसंट्रेट नहीं कर नहीं पाते कर पाते। किसी एक मुद्दे पर, वो नहीं टिक नहीं कर पाते हैं पाते। और बीच में ही वो हाँ, छोड़ छोड़ के हट देते। जाते हैं। आप उनको आप ये कह रहे हैं कि उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम तो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और हमारे वोटर जो हैं वो हमारे हैं, वो हम कुछ करें ना करें वो वोटर उनको वोट देंगे। ये एक उनको कॉन्फिडेंस है और ये वाकई है भी, लेकिन ये उनके लिए एक विडंबना भी है। इसके उलट भी उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है इसका कि लालू प्रसाद के बेटे हैं तो जो लालू विरोधी हैं आपके साथ टिकेंगे नहीं, आपके साथ जाएंगे नहीं, आकर्षित होंगे। ये भी तो एक बात। पिछले चुनाव में तो अपने पिता का पोस्टर तक हटवा दिया था कि मैंने उससे वो निकलना चाह रहे हैं, ऐसा तो लाभ भी है और हानि भी है दोनों के बीच में। तो आपको एक ऐसे में अपेक्षा क्या रहती है लोगों से, जो नेता अभी उभर रहा है उससे अपेक्षा होती है कि वो अपनी एक खास पहचान बना ले। वो अगर कहीं से लाभ मिल रहा है तो उस लाभ की तरफ ज़्यादा दौड़े और अपनी पहचान स्थापित कर दे। जो हानि जिस फैक्टर से है उसको भुला दे जनता, ऐसा होना चाहिए। एक दिखती तो है इनमें ललक, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। शायद उनको करने की कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था है, आगे अब देखना पड़ेगा। चलते चलते एक सवाल और आपसे पूछेंगे कि बिहार में 3 चैलेंज हमको जहां तक लगता है कि तेजस्वी यादव के सामने है। एक तो खुद उनके चाचा नीतीश कुमार हैं, जिनका एक विजन है वो बिहार को आगे ले चलने का, उन्होंने करके दिखाया है। बिहार को जो कुछ भी अभी तक मैंने बिहार जितना बढ़ा है वो नीतीश कुमार के शासनकाल में बढ़ा है। दूसरा, जन स्वराज यात्रा कर रहे ये प्रशांत किशोर जो हैं, उनके पास भी एक विजन है बिहार को कैसे वो आगे लेकर जाएंगे, वो बता रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और एक और है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, वो चिराग पासवान है, एनर्जेटिक हैं, यूथ हैं। ये 3 चैलेंज चिराग पासवान के सामने दिख रहे हैं, तेजस्वी के सामने, तेजस्वी के सामने दिख रहे हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी जिस यात्रा पर निकल रहे हैं इन सबको काउंटर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आपको लग रहा है? नहीं, मुझे इस यात्रा पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन इस यात्रा के बहाने वो रिहर्सल कर सकते हैं। वो संभव है कि वो कितनी ऊर्जा लगाएंगे और कितनी ताकत बटोर पाएंगे। 3 जो चैलेंजेज हैं उन तीनों बड़े स्वाभाविक हैं। नीतीश कुमार का कोई जोर नहीं है, कोई सानी नहीं है। वो एक रचनात्मक रूप से आगे बढ़ते हुए अपना एक वोट बैंक भी खड़ा करते चले जाते हैं। हाँ। और इसका उनको लगातार लाभ भी मिला है। दूसरा, उनके साथ एक और है कि वो अपने शत्रु को मात देने के लिए हमेशा चुप साधते हुए स्टैंड बदलते हैं। तो ये है उनकी खासियत। वाकई आकर्षण का कारण है जनसुराज का, इनका प्रशांत किशोर का, और दूसरा ये चिराग पासवान, ये दोनों आकर्षण के केंद्र हैं। तो इनकी वजह, ये नई पौध हैं, लोग उम्मीद से देख रहे हैं। तो ये 3 समानांतर रूप से इनके सामने एक जो प्रतिस्पर्धा में खड़े तो हैं। अब तेजस्वी यादव को इन सब में एक बड़ी ताकत बन के उभरना होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती उनकी है। पार्टी के भीतर भी उनके सामने चुनौती है। हाँ। और उनके पार्टी के कद्दावर बड़े नेता अब लगता है कि मन से उनके साथ नहीं है। उनके साथ जो नए लोग आ गए हैं पार्टी में, जिनको तरजीह मिल रही है, उनको लेकर भी एक नाराजगी है। और एक बड़ी मैंने श्याम रजक ने पार्टी छोड़कर एक संदेश दिया है कि जिस तरह से दलितों का अपमान उनकी पार्टी में हो रहा है। और दूसरी तो ये जातिगत समीकरण बनाने की भी नई तैयारी है। पिछले चुनाव में तो कुशवाहा मतदाताओं को उन्होंने साध लिया, इस बार अति पिछड़ा मतदाताओं के लिए कोशिश हो रही है। ये जो मोकामा में हो रहा है कि अशोक महतो की पत्नी को चुनाव लड़ा देंगे, तो क्या ये जातिगत समीकरण को सेट करने के लिए भी इस यात्रा में कुछ नई बात की जा सकती है
क्योंकि उनके भीतर ही एक बड़ी खलबली मची है, उनकी पार्टी के भीतर। देखिए, उनके पार्टी के भीतर खलबली दो तरह से मची हुई है। एक तो आपने ये जो प्रत्यक्ष रूप से कहा कि वो नया समीकरण सेट करने के लिए, तो वो कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये अभी सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता। दूसरा कि जो उस टीम के लोग हैं जो उनके पिता के साथ समकक्ष थे, आपने अभी खुद ही कहा कि वो एक अपनी नई जनरेशन खड़ा कर रहे हैं, अपने लोगों को पिता के पोस्टर तक हटवा दिए थे। तो जब पिता के पोस्टर से आपको परहेज हो गई, आप अपनी छवि गढ़ने के चक्कर में, तो पिता के साथ के लोगों को तो परहेज स्वाभाविक से होगा। तो वो लोग खुद उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और वो कटे कटे महसूस करते हुए खुद को चाह रहे हैं कि हम कहीं नए विकल्प से जुड़ जाएं। ये बातें अब समीकरण कैसे सेट करेंगे आप, वो तो उसका प्रयोग स्थल तो चुनाव होता है। मतदान के पहले ही वो पटकथा लिख सकते हैं आपकी कैसे समीकरण हो सकता है। ये संभावना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ सफलीभूत होंगे। अब किस तरह से, जैसे कुशवाहा वोट पर दौरे डाले थे लोकसभा चुनाव में, वो थोड़ा हद तक सफल हुआ, लेकिन उत्तर बिहार में नहीं सफल हुआ। तो अब कौन सा प्रयोग करेंगे, कहाँ सटीक वो होगा, ये अभी गर्भ में है और देखना बाकी है। तो चलिए, ये थी हमारी बातचीत वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती जी से। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस यात्रा पर निकलने वाले हैं 10 सितंबर को, वो यात्रा कितनी सफल होगी कितनी असफल होगी ये तो भविष्य बताएगा। पर उनको शक है कि तेजस्वी यादव जिस यात्रा पर निकल रहे हैं और जिस मंशा से निकल रहे हैं वो ज़्यादा सफल हो पाएगी, क्योंकि उनकी अनेक यात्राएं असफल हुई हैं और वो जनता से सीधे तौर पर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। इसी के कारण उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं उसका कितना लाभ उनको मिलने वाला है, और 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव क्या कुछ करामात कर पाएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। इस तरह का बातचीत हर रोज देखने के लिए आप देखते रहिए लाइव बिहार। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट लिखकर आप जरूर बताइए कि हमारी बातचीत आपको कैसी लगती है, और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।